हॉस्पिटल में अजीत नाम का 21-22 साल का लड़का बीमारी, बुखार और कई सारी अलग बीमारियों की वजह से बहुत परेशान था और चीख रहा था। डॉक्टरों के बहुत जांच करने के बावजूद डॉक्टर पता न लगा पा रहे थे कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। क्या हुआ था अजीत जी को, आइए जानने के लिए चलते हैं अजीत जी के पिछले समय में। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सच्ची कहानियां रोनित के साथ। आइए चलते हैं आज के अनाउंसमेंट की तरफ। कल की हमारी कहानी माई यूके बंगलो पे पहला कमेंट सिमरन जी ने किया था। सिमरन जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। ये कहानी बंगाल में रहने वाले अजीत जी की है। ये कहानी अजीत जी ने ही हमें भेजी है। ये बात सन 2000 की है, जब अजीत जी अपने गांव बंगाल में रहा करते थे। वो बंगाल के एक छोटे से गांव में रहते थे। उनकी माली हालत बहुत ही खराब थी। बहुत कम उम्र में पिता का साया सर से हट जाने की वजह से बहुत छोटी सी उम्र में ही घर की सारी जिम्मेदारी उनके सिर पे आन पड़ी थी। इतनी सारी जिम्मेदारियां सिर पे आने की वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी ना की। फिर उन्होंने जैसे तैसे छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे इकट्ठे किए और उन पैसों को एक एजेंट को दिया ताकि वो एजेंट उन्हें कहीं अच्छी जगह पे कोई अच्छा काम दिलवा सके, जिससे वो कुछ ज्यादा कमाए और अपने माँ की देख रेख कर सके। 1.5 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए कि वो उस एजेंट को दे सकें। फिर एजेंट ने भी अपना काम किया और जैसा उसने वादा किया था, उसने अजीत जी को गुजरात के एक छोटे से शहर में सुपरवाइजर की नौकरी पे एक फैक्ट्री में लगवा दिया। अजीत जी भी दिल लगाकर वहां मेहनत करने लगे और बहुत ही जल्दी उनका प्रमोशन भी हो गया था। अजीत जी की मेहनत देखकर फैक्ट्री का मालिक भी बहुत खुश था, लेकिन उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। वो काम करते अभी 1.5 साल ही हुआ था, तभी किसी कारणों की वजह से फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। उन्होंने अपने एजेंट से संपर्क किया, लेकिन एजेंट ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि मैंने जो कमिटमेंट की थी वो मैंने कर दिया, अब मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगे। अजीत जी माली हालत से मजबूर थे। उन्होंने वहीं रहकर कोई और नौकरी ढूंढने का फैसला किया, क्योंकि घर जाके कोई फायदा ना था। बहुत दिनों की मेहनत के बाद भी उन्हें कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी, क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की थी। इस वजह से उन्हें एक जगह जहां सामान लोड किया जाता था ट्रकों में, वहां बोरियां उठाने का काम मिला। बोरी के कारण उन्हें ये काम करना पड़ा। ये बोरियां लोड करने का काम भी उन्होंने बहुत ही ईमानदारी और मेहनत के साथ किया। धीरे धीरे उसमें भी उन्होंने कुछ पैसे जोड़ने शुरू कर दिए और कुछ पैसों को अपने घर भेजना चालू कर दिया। लेकिन एक दिन जब बहुत गर्मी पड़ रही थी, तो जहां इनकी सामान की लोडिंग अनलोडिंग होती थी, उसी के पास एक तालाब था, जिस तालाब में कभी कोई पैर तक नहीं डालता था। किसी को भी उस तालाब के बारे में ज्यादा कुछ पता ना था। किसी से भी पूछने पे बस यही पता चलता था कि जब से हम लोग यहाँ हैं, उससे पहले से ही ये तालाब यहाँ है, लेकिन सब लोग इससे दूर रहते हैं। क्यों दूर रहते हैं ये किसी को मालूम नहीं था। तो एक दिन गर्मी की वजह से बहुत परेशान होने के कारण अजीत जी अपने 2 दोस्तों के साथ उस तालाब में नहाने चले गए और इस गर्म वातावरण में ठंडा तालाब का पानी उन्हें बहुत राहत दे रहा था। देखते ही देखते कब शाम ढल गई उन्हें पता ना चला, लेकिन शाम ढलने के बाद तालाब में से अजीब सी दुर्गंध आने लगी, तो इन लोगों ने तालाब से बाहर निकलना ही सही समझा। बाहर निकलते के साथ इनके 2 दोस्तों में से एक की तबीयत बिगड़ने लगी। उसको चक्कर आना शुरू हो चुका था। अजीत जी ने समझा कि ये चक्कर उसे शायद कमजोरी की वजह से आ रहा होगा, क्योंकि वो लोग सोते भी कम थे और उन्हें खाने को भी ज्यादा नहीं मिलता था। लेकिन धीरे धीरे ये चक्कर उल्टियों और वो उल्टी खून की उल्टियों में बदल चुका था। तब
तक उनके दूसरे दोस्त की भी तबीयत बिगड़ना शुरू हो चुकी थी। अजीत जी ने दोनों दोस्तों को हॉस्पिटल लेके जाना ही सही समझा, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने के बाद सारी जांच कराने के बाद भी कोई फायदा ना हुआ। अजीत जी को लगने लगा था कि शायद तालाब का गंदा पानी मुंह में जाने की वजह से इन लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। उन्होंने डॉक्टर को ये सारी बातें भी बताई कि कल हम लोग तालाब में नहा रहे थे, हो सकता है उस तालाब का गंदा पानी इनके मुंह में जाने की वजह से इनकी तबीयत बिगड़ रही हो। डॉक्टर ने हर एंगल से सारी जांचें की, कोई भी नतीजा ना निकला। 2 दिन तक सारी जांचें, सारी तैयारियां, दवाइयां सब कुछ होती रही, लेकिन एक दोस्त की जान तब तक निकल चुकी थी और दूसरे दोस्त की भी हालत बहुत गंभीर बनी हुई थी। इसी बीच डबल शिफ्ट में काम करने के साथ साथ हॉस्पिटल में रहते रहते अजीत जी की भी हालत बिगड़ना शुरू हो चुकी थी। डॉक्टर ने अजीत जी को समझाया, तुम जाओ और जाकर अपने घर में आराम करो, वरना तुम्हारी हालत भी बिगड़ सकती है। अजीत जी ने डॉक्टर की बात मानते हुए घर जाने का फैसला किया। जिस घर पे अजीत जी रहते थे वहां वो इन दोनों दोस्तों के साथ ही रहते थे। दोनों दोस्तों के हॉस्पिटल में होने की वजह से आज वो घर में बिल्कुल अकेले थे। उन्होंने घर जाकर खाना खाया और आराम करने की कोशिश करने लगे। अगले दिन सुबह लोगों ने उनके दरवाजे को खटखटाया, लेकिन अजीत जी ने दरवाजा नहीं खोला। बहुत जद्दोजहद करने के बाद लोगों ने दरवाजा तोड़ के जब अंदर जाकर देखा, अजीत जी बेहोश पड़े हुए थे। लोग तुरंत उन्हें लेकर भी हॉस्पिटल भागे। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने पूछा, इसे क्या हो गया? ये तो कल एकदम भला चंगा था जब यहाँ से गया था। तो लोगों ने बताया, कल रात में अचानक से इसके चिल्लाने की आवाजें आई, फिर थोड़ी देर बाद खुद ब खुद ये खामोश हो गया। सुबह जब काम के लिए हम लोगों ने दरवाजा खटखटाया तो इसने कोई जवाब न दिया, इसलिए जब हम लोग दरवाजा तोड़ के अंदर गए तो इसे बेहोश पाया। डॉक्टर ने पूछा, चीखने की आवाज? आखिर ये चीख क्यों रहा था? लोगों ने कहा, हमें नहीं मालूम कि ये चीख क्यों रहा था, लेकिन ये खुद ब खुद शांत भी हो गया था। फिर अजीत जी की भी जांच पड़ताल चालू हुई। धीरे धीरे उनकी हालत भी बिगड़ने लगी। वो बुखार में, दर्द में, तकलीफ में चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बहुत परेशान थे, लेकिन डॉक्टर कुछ भी पता न लगा पा रहे थे। इसी बीच उनके दूसरे दोस्त की भी जब जान जा चुकी थी, उनके साथ काम करने वाले लोगों ने डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ था इन तीनों को? क्योंकि जैसी हालत उनकी थी अब वैसी ही हालत अजीत की भी है। कुछ बता सकते हैं क्या? डॉक्टर ने नीचे देखते हुए कहा कि मुझे भी नहीं पता चल रहा है कि आखिर ये कैसी बीमारी है जो लोगों की जान ले रही है एक एक करके। डॉक्टर ने सलाह दी कि किसी बड़े हॉस्पिटल में इनका दाखिला करवा दिया जाए, लेकिन उनके साथ काम करने वाले सभी लोग मजदूर थे। उनके पास इतने पैसे न थे कि वो अजीत जी को किसी बड़े अस्पताल में दाखिल कर सके। उन्होंने अजीत जी को अपने गांव भेजने का फैसला किया। अजीत जी की हालत अपने गांव पहुंचते पहुंचते बहुत ही बुरी हो चुकी थी, लेकिन उनके मां ने उनकी हालत देखते के साथ अंदाजा लगा लिया कि ये कोई बीमारी नहीं, ये कोई ऊपरी चक्कर है। अजीत जी की मां ने तुरंत गांव के ही एक तांत्रिक को उनके घर बुलाया और बोला, देखिए बाबा, यहाँ आने के बाद से इसकी ऐसी हालत बनी हुई है। बाबा ने भी थोड़ी जांच की और उन्होंने कहा कि सही समय पे तुम लोग मुझे बुला के ले आए, वरना अगर थोड़ी भी देर और हो जाती तो इसकी जान जा सकती थी। माँ ने डरते हुए पूछा, क्या हो गया बाबा इसे? बाबा ने कहा, इसे क्या हुआ है वो थोड़ी देर में ये खुद ही बताएगा। माँ को इस बात पे आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ बोलना सही नहीं समझा। थोड़ी देर बाद बाबा ने एक भभूत निकाली अपने झोले से और वो थोड़ा सा उनके अजीत जी के सिर पे लगाया और थोड़ा सा उनके जबान पे। थोड़ी देर बाद उनकी आंखें पलट गईं, वो जोर जोर से कांपने लगे और कांपते कांपते अचानक से उठ के बैठ गए और लड़की के आवाज में बोलना शुरू किया, क्यों परेशान कर रहा है मुझे और इसे? हम दोनों को एक साथ रहने दे, मैं इसे कुछ दिनों में अपने साथ लेके चली जाऊंगी। बाबा ने पूछा कि तू आखिर क्यों पड़ी है इस बेचारे बच्चे के पीछे?
तो उसने बताया, मैं इसके पीछे नहीं पड़ी, ये आया था मेरे तालाब में नहाने, और जब मैंने इसे नहाते हुए देखा तो मुझे ये पसंद आ गया। और इसके दो दोस्त, उन्हें तो मैंने सिर्फ इसलिए मार दिया कि घर को आया हुआ बकरा कोई हलाल ना करे, ऐसा थोड़ी ही होता है। बाबा ने कहा कि फिक्र मत कर, तुझे यहाँ से जाने के लिए अगर मजबूर ना किया तो मैं भी बाबा नहीं। फिर बाबा ने अपने तंत्र मंत्र चालू किए और थोड़ी ही देर बाद वो चुड़ैल, वो आत्मा, वो प्रेत परेशान होने लगी थी। बाबा के तंत्र मंत्र के आगे उसकी एक न चली। उसे अजीत जी को छोड़ के जाना ही पड़ा। उसके शरीर से निकलते के साथ ही बाबा ने तुरंत अजीत जी को एक ताबीज बांध दिया, एक हाथ पे और एक कमर में, और कहा, हाथ वाले ताबीज को तुझे कम से कम 2 साल तक धारण करके रखना है, लेकिन कमर वाले ताबीज को तुझे आजीवन धारण करके रखना है। अजीत जी ने भी बाबा की बात सुनते हुए ऐसा ही किया, और आज अजीत जी बिल्कुल ठीक हैं। थोड़ी थोड़ी कभी कभी कमर में तकलीफ होती है, लेकिन आज वो मुंबई में एक होटल में मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं। इस कहानी में बस इतना ही। आइए चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। ये कहानी मिंटू जी की है, और ये कहानी हमें उन्हीं के बड़े भाई ने भेजी है। मिंटू जी बिहार के एक छोटे से शहर के रहने वाले थे। उन्होंने अपने 12th की पढ़ाई कंप्लीट करके आगे की पढ़ाई के लिए पुणे में एडमिशन लिया। वो जिस शहर में रहते थे वहाँ से पुणे काफी बड़ा और आधुनिक शहर था। मिंटू जी ने पुणे के एक कॉलेज में एडमिशन लिया तो यहाँ के लाइफस्टाइल के हिसाब से धीरे धीरे उनमें परिवर्तन भी आना शुरू हो चुका था। यहाँ के लड़कों की तरह रहना, घूमना, खाना, फिरना, सब कुछ धीरे धीरे उनमें बदलने लगा। मिंटू जी के कॉलेज के दोस्त अक्सर वीकेंड्स में घूमने को इधर उधर जाया करते थे, लेकिन मिंटू जी के पास कोई वाहन न होने के कारण उन्हें हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उनके दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि पुणे के एक सेकंड हैंड बाइक के मार्केट से एक सेकंड हैंड बाइक ले ले। मिंटू जी ने भी बहुत सोचने के बाद हामी भर दी और फैसला किया कि हाँ, मैं एक सेकंड हैंड बाइक लूंगा। फिर उन लोगों ने कुछ पैसे जुटाए और जुटाकर मार्केट गए। वहां जाने के बाद कई बाइकों को देखकर टेस्ट ड्राइव ली, देखा, चलाया, चेक करवाया, अपने पहचान के मैकेनिक को भी दिखाया, लेकिन कोई भी बाइक कुछ खास ना जची। फिर उन्होंने सेल्समैन से बात की तो सेल्समैन ने कहा कि आपको जैसी बाइक चाहिए वैसी बाइक हमारे पास कल आने वाली है, आप कल आकर वो बाइक देख लीजिए। मिंटू जी ने हामी भर दी और अगले दिन वो और उनके कुछ दोस्त वापस से सेकंड हैंड बाइक के दुकान पे पहुंचे। वहां सेल्समैन ने उन्हें देखते के साथ पहचान लिया, तुरंत पीछे की तरफ लेके गया। बोला, सर, ये बाइक मैंने किसी और को ना दिखाने के लिए पीछे रखी है ताकि आप जरूर आएंगे। सेल्समैन ने बाइक के ऊपर से कवर हटाया और मिंटू जी को वो बाइक देखते के साथ जच गई, लेकिन फिर भी उन्होंने जांच परख की, टेस्ट ड्राइव लिया। टेस्ट ड्राइव के बाद ये पक्का हो चुका था कि उन्हें ये बाइक चाहिए थी। इस बाइक की माइलेज भी अच्छी थी, देखने में भी अच्छी थी और ज्यादा किलोमीटर्स भी नहीं चली थी। इसके बाद सारी कागजी कार्रवाई हुई और उन्होंने ये बाइक ले ली। अब उन्हें ये बाइक चलाकर अपने हॉस्टल तक जाना था। उनके कुछ दोस्त भी बाइक से उनके पीछे पीछे चल रहे थे। वहां से निकल के उन्होंने पेट्रोल भराने का फैसला किया। वो सड़क में बाईं ओर चल रहे थे और पेट्रोल पंप दाहिनी ओर था। उन्हें रोड क्रॉस करके पेट्रोल पंप तक जाना था, लेकिन जब वो लोग रोड क्रॉस करके पेट्रोल पंप तक जा रहे तभी मिंटू जी की टक्कर एक ट्रक से होते होते बची। लेकिन उन लोगों ने सोचा कि ये एक संयोग मात्र है और इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। फिर मिंटू जी वहां से पेट्रोल भरवा के अपने हॉस्टल की तरफ चल पड़े, लेकिन हॉस्टल तक पहुंचने में 2 बार और एक्सीडेंट होते होते बचे। लेकिन ये सब देखकर उनके दोस्तों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया
कि भाई तू गाड़ी चलाना भूल गया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है बार बार। और मिंटू जी ने भी कुछ ऐसा ही समझा। मिंटू जी का कॉलेज का पढ़ाई खत्म होते होते तक उनके छोटे या बड़े कम से कम 12 एक्सीडेंट्स हुए, लेकिन वो किस्मत से हर बार जिंदा बच गए। और उन्होंने और उनके दोस्तों ने हर बार इल्जाम या तो दारू को दिया या फिर उनके गाड़ी चलाने के खराब एक्सपीरियंस को। इन सालों के दौरान एक्सीडेंट्स के वजह से उनके ऊपर कई सारे पुलिस केस भी हो चुके थे, जिसके वजह से उनके कई दोस्त उनके खिलाफ भी हो गए थे, क्योंकि कई बार केस होने पे उनके दोस्तों का भी नाम आ जाता था। फिर जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो उनके भाई ने उन्हें पुणे आकर बोला कि भाई तू यहाँ मत रह, यहाँ हमेशा कुछ न कुछ तेरे साथ होते रहता है, तू घर वापस चल, क्योंकि मम्मी पापा का तेरे और मेरे सिवा दुनिया में और कोई भी नहीं, और उन्होंने बहुत मन्नतें मांग कर हमें पाया है, उन्हें हमेशा तुम्हारी चिंता सताती है। मिंटू जी ने तो कई बार अपने एक्सीडेंट्स के बारे में अपने घर वालों को नहीं बताया था, लेकिन कई बार उन्हें ये पता चल ही जाता था कहीं न कहीं से। फिर भाई के बहुत मनाने और समझाने के बाद आखिरकार मिंटू जी वापस अपने घर जाने के लिए तैयार हो गए। फिर मिंटू जी ने अपने सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह कॉलेज से कलेक्ट किए और अपने भाई को बोला कि भाई ये बाइक भी मैं लेके जाना चाहता हूँ। हालांकि उनके बड़े भाई ने उन्हें समझाया कि ये बाइक तो तूने सेकंड हैंड ली थी, इसे यहीं बेच दे और वापस चल, मैं वहाँ तुझे नई बाइक दिला दूंगा। लेकिन पता नहीं मिंटू जी को इस बाइक से क्या लगाव था, वो इस बाइक को छोड़ के जाने के लिए तैयार ना थे। लेकिन मिंटू जी के भैया को तो सिर्फ यही चाहिए था कि वो उनके साथ घर वापस चले, तो मन ना होते हुए भी वो उनके बाइक को लेके जाने के लिए तैयार हो गए। फिर इन लोगों ने रेलवे के द्वारा बाइक को अपने घर भिजवाया और खुद भी रेलवे के द्वारा अपने घर को चल दिए। पहुंचने के बाद कुछ दिनों तक मिंटू जी ने अपने बाइक को नहीं छुआ, क्योंकि उनके भाई के पास बहुत ही नई और अच्छी बाइक थी, तो वो हमेशा अपने भाई की ही बाइक चलाया करते थे। उनके बड़े भाई की शादी तय हो गई। आपको तो पता ही है कि शादियों में कितने काम होते हैं, तो मिंटू जी हमेशा अपने भाई के बाइक से आया जाया करते थे। अगर किसी भी और काम की जरूरत पड़ती थी तो मिंटू जी अपनी बाइक की चाबी दे दिया करते थे। लेकिन जो भी उनकी बाइक लेके जाता था आकर एक ही बात बताता था कि भाई तेरे बाइक के हैंडल में या तो कुछ प्रॉब्लम है या तो शायद इसमें कोई भूत है। पहले एक दो बार तो मिंटू जी ने पूछा भी कि क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो, तो लोगों ने बताया कि तेरी बाइक अपने आप एक साइड को मुड़ जाती है, तेरी बाइक अपने आप दाहिने बाएं जिधर मन करता है उधर जाने लगती है, गाड़ी नॉर्मली चलते चलते अचानक से कंट्रोल खो देती है। लेकिन ये सब सुनकर मिंटू जी हंस दिया करते थे, बोलते थे कि मैंने ये बाइक इतने सालों तक चलाई है, आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे गाड़ी चलाने के ही तरीके में कोई दिक्कत है। ये सारी चीजें करते करते धीरे धीरे शादी वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गई। अब उनके बड़े भाई एक शादीशुदा आदमी थे। धीरे धीरे कुछ दिन बीते के बाद एक दिन मिंटू जी ने शराब पी हुई थी और वो गाड़ी चला रहे थे, उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो। ये देखकर उनके माता पिता ने सोचा कि अगर मिंटू की भी शादी हो जाए तो वो शायद ठीक से सब कुछ करने लगे और ध्यान से गाड़ी चलाने लगे। इस वजह से उनके माता पिता ने मिंटू जी के लिए भी रिश्ता ढूंढा और देखने के बाद सब कुछ फाइनल हुआ और उनकी सगाई भी हो गई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन मिंटू जी अपने किसी रिश्तेदार को लेने के लिए थोड़ी दूरी पे, मतलब तकरीबन 15 किलोमीटर दूर गए हुए थे। में सभी आसपास थे कि वो थोड़ी देर रिश्तेदार को लेकर वापस आ ही जाएंगे। 1 घंटे पहले ही उनका फोन आया था उनके बड़े भाई के फोन पे कि वो वहां पहुंच चुके हैं, वो बस उसे लेकर निकलने वाले हैं। लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी ना ही उनका फोन आया और ना ही वो खुद आए। शाम तक एक फोन आया। जब मिंटू जी के बड़े भाई ने फोन उठाया
तो दूसरी तरफ से आवाज आई, लो, मैं इस क्षेत्र का थाना प्रभारी बोल रहा हूँ। थाना प्रभारी ने बाइक नंबर बताते हुए पूछा कि ये बाइक क्या आपकी है या आपके किसी रिश्तेदार की है? मिंटू जी के बड़े भाई ने तुरंत कहा, ये बाइक तो मेरे भाई की है। क्यों, क्या हो गया सर? थाना प्रभारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस बाइक पे 2 लोग सवार थे, दोनों की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है और चालक के जेब से हमें एक मोबाइल मिला जिस मोबाइल में ये नंबर डायल किया गया था, इसलिए हम लोगों ने इस नंबर पर कॉल किया है। कृपया कर आप आकर बॉडी की शिनाख्त कर लें। इतनी बात सुनते के साथ घर में मातम पसर गया। सभी लोग रोने, चीखने, चिल्लाने लगे। किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि अब घर का छोटा बेटा नहीं रहा। बड़ी हिम्मत जुटाकर मिंटू जी के बड़े भाई ने भाई की लाश लेने गए। वहां पहुंचने पे जब थाना प्रभारी ने उन्हें बॉडी दिखाई तो बॉडी की हालत इतनी बुरी थी से देखा ना गया। थाना प्रभारी ने कहा कि बॉडी आज नहीं मिलेगी क्योंकि अभी हमें पोस्टमार्टम कराना है। पोस्टमार्टम के बाद ये बॉडी आपको कल मिलेगी। सिर्फ आज शिनाख्त कराना है कि क्या ये बॉडी आपके भाई की ही है। चेहरा तो पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन बाकी की चीजें देखकर उन्होंने पहचान लिया कि ये बॉडी मिंटू की ही है और दूसरी बॉडी उनके रिश्तेदार की है। मिंटू जी के बड़े भाई ने पूछा, ये सब कैसे हो गया सर? थाना प्रभारी ने बताया कि इनकी बाइक शायद तेज रफ्तार में थी और ये लोग जाकर सीधे ट्रक से सामने से टकरा गए थे। इसी वजह से इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ। का भाई तो स्पॉट पे ही मर चुका था। मिंटू जी के बड़े भाई रोते रोते अपने घर गए और अगले दिन बॉडी लेने के लिए वापस आए। उन सभी लोगों ने मिलकर मिंटू जी का अंतिम संस्कार किया और अपने रिश्तेदार का भी। और उनकी जो बाइक थी वो थाने से अब उनके घर पे लाके खड़ी कर दी गई थी। मिंटू जी के कर्मकांड का समय था। जो पंडित वहां कर्मकांड कराने आया था उसने पूछा कि मृतक की मौत कैसे हुई थी। मिंटू जी के बड़े भाई ने बाइक की तरफ दिखाते हुए सब कुछ बता दिया। फिर पंडित चलते हुए बाइक के पास आया और थोड़ा देखने के बाद जी चौंकते हुए पीछे हट गए। मिंटू जी के बड़े भाई से बोले, ये गाड़ी मिंटू के पास कब से है? मिंटू जी के बड़े भाई ने बोला, तकरीबन 4-5 साल से। जी ने तुरंत दूसरा सवाल पूछा, क्या ये गाड़ी हमेशा से मिंटू के पास ही थी? के भाई ने बोला, नहीं, उसने तो सेकंड हैंड खरीदी थी। पंडित जी ने कहा कि इस गाड़ी पे 2 आत्माओं का साया है और यही गाड़ी मिंटू के मौत की वजह है। तुम लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, पहले भी मिंटू का एक्सीडेंट जरूर हुआ होगा। मिंटू जी के बड़े भाई को सारी बातें याद आने लगी और उन्हें ये समझते देर न लगी कि ये बाइक ही हर एक्सीडेंट की कारण थी, न कि मिंटू की लापरवाही। पंडित जी ने कहा कि इस बाइक को ना ही अपने घर में रखो और ना ही किसी और को बेचो। इस बाइक का कुछ ऐसा करो जिससे ये अब किसी और के हाथ में ना जाए। पंडित जी की बात सुनते हुए मिंटू जी के बड़े भाई ने यही किया। उस गाड़ी को स्क्रैप में क्रश करवा करके उन्होंने कहीं फिकवा दिया ताकि वो गाड़ी अब किसी और की जान ना ले सके। लेकिन उनके बड़े भाई के दिमाग में ये सवाल घूम रहा था, आखिर ये सब हुआ कैसे? इस गाड़ी पे 2 आत्माओं का साया आया कैसे? ये गाड़ी किसकी थी और इसका पहला मालिक कौन था? फिर उन्होंने गाड़ी के कागज पत्तर उठाए और पुणे को निकल चले। पहुंच के उन्होंने मिंटू जी के दोस्तों से मिलकर पता किया कि उन्होंने ये गाड़ी कहां से ली और कुछ लड़कों के साथ वहां पहुंच गए। वहां पहुंचने पे मिंटू जी के दोस्तों को वो सेल्समैन भी दिख गया जिसने ये गाड़ी बेची थी। पहले तो पूछने पे उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन कुछ सख्ती करने के बाद उसने बताना शुरू किया, ये बाइक चोरी की थी और मैंने इसके नकली पेपर बनवाकर मिंटू जी को बेच दिया था। और मुझे भी ये बाद में पता चला जिस चोर ने मुझे ये बाइक बेची थी उसने ये बाइक एक लड़के और लड़की की जान लेकर ली थी। जिस लड़के की ये बाइक थी
वो और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों जब घूमने निकले थे तो ये चोर उन दोनों को मार कर और ये बाइक हथिया लिया। ये सारी बातें सुनकर मिंटू जी के बड़े भाई को समझते देर न लगी। ये दोनों आत्माएं उन्हीं लड़के और लड़की की है। वो ज्यादा कुछ तो अब कर नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने उस सेल्समैन को पुलिस के हवाले कर दिया और घर वापस जाकर उन लड़के और लड़की के आत्मा के शांति के लिए पूजा भी करवा। पता नहीं इस पूजा से उन दोनों के आत्मा को शांति मिली या नहीं मिली, लेकिन उन्हें जो सही लगा उन्होंने किया। आप भी कोई सेकंड हैंड सामान खरीदने से पहले सामान का बैकग्राउंड जरूर जान लें, और अगर बार बार कोई अनहोनी हो रही है तुरंत उस सामान से पीछा छुड़ा लें। खैर, मैं ये दावा नहीं करता कि ये कहानी बिल्कुल सच्ची है, लेकिन जिसने ये हमें भेजी है उसने यही बताया है कि ये कहानी सच्ची है। आज की कहानी में बस इतना ही। जल्द ही हम ज्ञान के श्राप का अगला भाग रिलीज करेंगे। तब तक के लिए आपके पेशेंस और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा, और कल फिर मिलेंगे ऐसी ही एक मनोरंजक कहानी के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।